इस सोच ने उसे आगे बढ़ने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। सोनिया को पामेड चाहिए, उसने चलते हुए खुद से कहा। उसकी सुंदरता पैसे के बिना बनाए नहीं रखी जा सकती। अहम, लगता है आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। इंसानों का शिकार करना जंगली जानवरों का शिकार करने जैसा है। कभी कभी खाली हाथ लौटने का जोखिम उठाना पड़ता है। मेरे दिए हुए पैसे के बिना वे कल बहुत मुश्किल में होंगे। खैर सोनिया, उन्होंने तुम्हें एक अच्छी दूध देने वाली गाय समझ लिया है और वे जानते हैं कि तुम्हारा फायदा कैसे उठाना है। अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे इसकी आदत डाल चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए और फिर इसे स्वीकार कर लिया। इंसान कायर होता है और वह किसी भी चीज की आदत डाल सकता है। यहां रस्कोल्निकोव सोचने लगा। खैर, अगर मैं गलत हूं, उसने अचानक कहा, अगर इंसान स्वाभाविक रूप से कायर नहीं है तो उसे हर डर और पूर्वाग्रह को कुचल देना चाहिए जो उसके रास्ते में आता है। अगली सुबह रस्कोल्निकोव देर से जागा, एक बेचैन और अव्यवस्थित नींद के बाद। वह बेहद चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था और गुस्से से अपने कमरे की ओर देखने लगा। यह एक बहुत छोटा कमरा था जिसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा नहीं थी। इसके गंदे और उखड़े हुए पीले वॉलपेपर ने इसे बेहद दयनीय बना दिया था। छत इतनी नीची थी कि एक लंबा आदमी सिर टकराने के डर से खड़ा भी नहीं हो सकता था। कमरे का फर्नीचर भी उसी के अनुरूप था। 3 पुराने और जर्जर कुर्सियां, एक कोने में एक पेंट की हुई मेज जिस पर किताबें और कागज धूल से ढके हुए थे, जो यह दिखा रहे थे कि उन्हें कब से छुआ नहीं गया था। अंत में एक बड़ा और बदसूरत सोफा जिसके कवर फटे हुए थे, जो लगभग आधे कमरे को घेरता था। यही सोफा रस्कोल्निकोव का बिस्तर भी था। वह अक्सर कपड़े पहने ही उस पर लेट जाता था, बिना किसी चादर के, और अपने पुराने छात्र कोट को ओढ़कर सो जाता था। तकिए की जगह वह एक छोटा कुशन इस्तेमाल करता था, जिसे ऊंचा करने के लिए वह अपने साफ या गंदे कपड़ों को उसके नीचे रखता था। सोफे के सामने एक छोटी सी मेज थी। रस्कोल्निकोव को अपने इस गंदे कमरे की हालत से कोई परेशानी नहीं थी। इंसानों के चेहरे उसे इतने अप्रिय लगते थे कि उसे वह नौकरानी भी देखनी पसंद नहीं थी जिसका काम कमरों की सफाई करना था। एक ही विचार पर लगातार सोचते रहने के कारण उसका मनोभाव इस हद तक बदल चुका था। पिछले पखवाड़े से मकान मालकिन ने उसे खाना देना बंद कर दिया था और उसने अभी तक इसका कारण पूछने की भी जहमत नहीं उठाई थी। नस्तासिया, जो पूरे घर के लिए खाना बनाती और सफाई करती थी, इस स्थिति से खुश थी क्योंकि इससे उसका काम कम हो गया था। उसने रस्कोल्निकोव के कमरे की सफाई करना पूरी तरह बंद कर दिया था। वह अधिक से अधिक हफ्ते में एक बार झाड़ू लगाने आती थी। यही नस्तासिया अब उसे जगाने आई थी। नस्तासिया, उठो, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उसने कहा। 9 बज चुके हैं, मैंने चाय बना दी है, क्या तुम एक कप लोगे? तुम बहुत पीले लग रहे हो। रस्कोल्निकोव आंखें खोलते हुए, क्या मकान मालकिन ने मुझे यह चाय भेजी है? उसने उठने की कोशिश करते हुए पूछा। नस्तासिया, उसके भेजने की तो कोई उम्मीद नहीं है। नस्तासिया ने अपने खुद के चायदानी को मेज पर रखते हुए कहा, जिसमें अभी कुछ चाय बची हुई थी। उसने 2 छोटे भूरे रंग की चीनी के टुकड़े भी मेज पर रखे। रस्कोल्निकोव जेब से कुछ सिक्के निकालते हुए, यह लो नस्तासिया, इसे ले लो और मुझे एक सफेद रोटी लाकर दो, और सुअर के मांस की दुकान पर जाकर थोड़ा सस्ता सॉसेज भी ले आना। नस्तासिया, मैं रोटी अब भी ले आती हूँ, लेकिन क्यों ना सॉसेज की जगह छची ले लो, हम यहीं बनाते हैं और यह बहुत अच्छा होता है। मैंने तुम्हारे लिए कल रात बचाया था, लेकिन तुम इतनी देर से आए कि तुम्हें नहीं दे पाई। यह तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वह छची लेने चली गई। जब रस्कोल्निकोव खाने लगा तो वह सोफे पर उसके पास बैठ गई और गांव की लड़की की तरह बातें करने लगी। नस्तासिया प्रास्कोविया पावलोवना तुम्हारी शिकायत पुलिस में करने वाली है, उसने कहा। रस्कोल्निकोव चेहरा गंभीर हो गया। पुलिस में? क्यों? नस्तासिया, क्योंकि तुम किराया नहीं देते और जाने को तैयार नहीं हो, बस इसलिए। रस्कोल्निकोव गुस्से में, हे भगवान, ये तो आखिरी झटका है और ये सबसे खराब समय पर आया है। वह बेवकूफ है, उसने जोर से कहा। मैं कल उससे बात करूंगा। नस्तासिया, हाँ, वह उतनी ही बेवकूफ है जितनी मैं, लेकिन तुम जैसे समझदार आदमी यहाँ पड़े क्यों रहते हो? कुछ करते क्यों नहीं? अब तो तुम्हारे पास किसी चीज के लिए पैसे भी नहीं रहते। मैंने सुना है कि तुम ट्यूशन देते थे, अब क्यों कुछ नहीं करते? रस्कोल्निकोव अनिच्छा से और ठंडी आवाज में, मैं एक काम में लगा हुआ हूँ। नस्तासिया, किस काम में? रस्कोल्निकोव कुछ सोचने में। नस्तासिया हंसते हुए, और क्या यह सोचने का काम तुम्हें पैसे दिलाता है? रस्कोल्निकोव, जब मेरे पास बाहर जाने के लिए जूते तक नहीं है तो मैं ट्यूशन कैसे दूं? और फिर मुझे वह पसंद नहीं। नस्तासिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। रस्कोल्निकोव, ट्यूशन से बहुत कम पैसा मिलता है, कुछ कॉपेक से क्या होता है?
उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा, मानो खुद से बात कर रहा हो। नस्तासिया, तो तुम एक ही बार में अमीर बनना चाहते हो? रास्कोल्निकोव थोड़ा अजीब तरह से देखते हुए और कुछ देर चुप रहकर, हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूं, उसने जोर देकर कहा। नस्तासिया, चुप रहो, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या मैं रोटी ले आऊं? रास्कोल्निकोव, जैसी तुम्हारी मर्जी। नस्तासिया, रुको, मैं भूल गई थी, तुम्हारे लिए एक पत्र आया है। रास्कोल्निकोव, मेरे लिए पत्र? किससे? नस्तासिया, मुझे कैसे पता होगा? मैंने अपनी जेब से 3 कोपेक दिए पोस्टमैन को। मैंने सही किया ना? रास्कोल्निकोव बहुत उत्सुकता से, लाओ, भगवान के लिए लाओ वह पत्र। कुछ ही पलों में वह पत्र उसके हाथ में था। जैसा उसने सोचा था, यह उसकी मां का पत्र था और उस पर आर का डाक टिकट लगा था। जैसे ही उसने इसे लिया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने घर से बहुत समय से कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन कुछ और था जिसने उसे अचानक झकझोर दिया। और अब नस्तासिया, कृपया यहां से चली जाओ। ये 3 कोपेक ले लो और भगवान के लिए चली जाओ। रास्कोल्निकोव के हाथों में पत्र कांप रहा था। वह इसे नस्तासिया की उपस्थिति में खोलना नहीं चाहता था, बल्कि उसके जाने का इंतजार कर रहा था ताकि शांति से इसे पढ़ सके। जैसे ही वह अकेला हुआ, उसने लिफाफे को अपने होठों से लगाया और उसे चूमा। फिर उसने पते को ध्यान से देखा। वह परिचित लिखावट को पहचान गया। यह उसकी मां की लिखावट थी, जिनसे उसने पढ़ना और लिखना सीखा था। कुछ क्षणों तक उसने पत्र खोलने में हिचकिचाहट की, मानो उसे खोलने से डर रहा हो। अंततः उसने मोहर तोड़ी और पाया कि यह एक लंबा पत्र था, 2 बड़े पन्नों में पूरी तरह लिखा हुआ। मेरे प्रिय रोडिया, मां ने लिखा था, मैंने तुम्हें अब 2 महीने से अधिक समय से नहीं लिखा है और इस वजह से मैं इतनी चिंतित रही हूं कि कई रातों तक सो नहीं पाई। फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम मेरी अनिच्छुक चुप्पी को माफ करोगे। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। दुनिया और मैं महसूस करती हैं कि तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हमारी सारी उम्मीदें और भविष्य की खुशियां तुम पर निर्भर हैं। जब मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, और वह भी धन की कमी के कारण, और तुम्हारे पास न तो कोई पढ़ाने का काम था और न ही किसी तरह का सहारा, तो मैंने कितना कष्ट सहा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती थी जब मेरे पास केवल मेरी सालाना पेंशन के 120 रूबल थे। 4 महीने पहले जो 15 रूबल मैंने तुम्हें भेजे थे, वे तो मुझे यहाँ के एक व्यापारी अथानासियस इवानोविच वक्रूचिन से उधार लेने पड़े थे। वह एक अच्छे इंसान हैं और तुम्हारे पिता के मित्र भी थे, लेकिन चूंकि मैंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उन्हें मेरी पेंशन का दावा करने का अधिकार दिया था, इसलिए यह कर्ज चुकाए बिना तुम्हें कुछ भी भेजना असंभव था। अब मैं यह कर्ज चुकाने में सक्षम हुई हूँ। अब भगवान का शुक्र है, मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि तुम्हें थोड़ा और भेज सकती हूं। मुझे तुम्हें हमारी किस्मत में आए इस सुखद बदलाव के बारे में जल्दी से बताना चाहिए। पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, जो तुम अब तक नहीं जानते हो, कि तुम्हारी बहन पिछले 6 हफ्तों से मेरे साथ रह रही है और यहीं रहने का इरादा रखती है। उसके कष्ट, भगवान का शुक्र है, अब समाप्त हो गए हैं। लेकिन मैं शुरुआत से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जानो जिसे हमने अब तक तुमसे छुपा कर रखा था। 2 महीने पहले तुमने मुझे लिखा था कि तुम्हें स्विद्रिगाइलोव्स के साथ दुनिया की असहज स्थिति के बारे में पता चला है, और तुमने मुझसे इसके बारे में और जानकारी मांगी थी। उस समय मैं क्या जवाब देती? अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो तुम सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाते, चाहे तुम्हें पैदल ही क्यों ना आना पड़ता। मैं तुम्हारी प्रवृत्ति और भावनाओं को जानती हूँ। तुम अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर पाते। मैं खुद भी निराश थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, और उस समय मुझे पूरे मामले की जानकारी भी नहीं थी। दुर्भाग्यवश दुनिचका ने जब पिछले साल इस परिवार में गवर्नेंस का पद स्वीकार किया था, तो उसे 100 रूबल एडवांस दिए गए थे, जिन्हें उसकी मासिक वेतन से काटा जाना था। इसलिए वह इस कर्ज का भुगतान होने तक वहां रहने के लिए बाध्य थी।